हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ का बीपीएससी मेंस प्रैक्टिस के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आप बात करने जा रहा हूं। सुबह एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि मूल कर्तव्यों में वर्णित मूल्य यद्यपि आम लोगों की समझ से परे हैं, साथ ही यह बाध्यकारी भी नहीं है, तथापि इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। ऑल्दो द वैल्यू ऑफ मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज आर बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कॉमन पीपल, at the same time they are not binding, yet its important cannot be denied, clarify। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको और आपने बहुत लोगों ने इसका आंसर किया है। 20 से ज्यादा लोग आंसर कर चुके हैं और भी लोग कर रहे हैं लगातार आंसर, और मैंने 20 से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ा। उसके बेहाफ के बाद मैं कुछ चीजों के कंक्लूजन तक पहुंचा जो मुझे समझना था, मैं समझ चुका हूं। अब हम उसी में बात करेंगे। चूंकि पहला वीडियो है तो मैं फॉर्मेटिंग भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगिनर हैं जो शुरुआत कर रहे हैं मेंस देने की पहली बार। तो उनके लिए भी समझ आना जरूरी है कि आंसर कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मेटिंग कैसे बनता है। ठीक है। तो एक ये जो तरीका है ये बहुत बेहतर तरीका होता है कि सबसे पहले जब भी आप आंसर करें तो आप एक अपने दिमाग में, या हो सकता है वहां पे रफ पेपर पे फॉर्मेटिंग कर लें कि आपको उस आंसर को कैसे अप्रोच करना है। तो ये मैंने बताया एक बेसिक सा तरीका है फॉर्मेट बनाने का, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे कि पहले से मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूं ताकि आप समझ पाएं कि आपको क्या करना होता है एक्चुअल क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों में वर्णित मूल्य यद्यपि आम लोगों की समझ से परे हैं। ठीक है। साथ ही ये बाध्यकारी भी नहीं है। तो ये इसको आप अलग अलग कर लेंगे, इसमें कई सारे चीजें छुपी होती हैं और यही आपको फॉर्मेटिंग में करना होता है। सबसे पहले मूल कर्तव्य के बारे में बात है तो आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य असल में है क्या। और ये बहुत ज्यादा मिसिंग रहा आपके क्वेश्चन में। एक दो लोगों ने सिर्फ मूल कर्तव्य के बारे में बात की, सीधा लोगों ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। तो ठीक है, इसीलिए फॉर्मेटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहले मूल कर्तव्य, भूमिका में इसके बारे में थोड़ा यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा जाना चाहिए था, जो क्वेश्चन की डिमांड भी थी, बट बहुत से लोगों ने नहीं लिखा, छोड़ भी दिया है। तो वो तब छोड़ा जाता है जब क्वेश्चन की ऑलरेडी डिमांड सिर्फ हो 200 या 250 वर्ड में। चूंकि आपको 500 वर्ड में लिखना है तो मेरा मानना यह है कि आप मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा बहुत जरूर लिख देते, जरूरी है वो। ठीक है। चलिए, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हम देखेंगे, यद्यपि आम लोगों की समझ से परे है। तो एक तो ये यहाँ पे बात बनती कि आम लोगों की समझ से परे क्यों है, एक तो ये बनता इसका क्वेश्चन। दूसरा ये बनता ये बाध्यकारी भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह आपको ये समझना होता है कि कितने टुकड़ों में आपको आंसर करना है। तीसरी बात थी इसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। तो 3 टुकड़ों में ये क्वेश्चन जो था ये बटा हुआ था और यहीं से आपको देखना होता है कि आपको आंसर कैसे करना है। तो हमने देखा, वैसे तो ये 4 में होता मेरे बिहाफ पे, बट फिर भी अगर आपने सेम क्वेश्चन को सेम तरीके से किया तो भी ये 3 टुकड़ों में तोड़ा जाने चाहिए था। यद्यपि आम लोगों की समझ से परे है। तो क्यों है, पहली चीज यह बाध्यकारी भी नहीं है, इसके बारे में भी बात करनी थी, और इसके महत्व को नहीं नकारा जा सकता। तो 3 चीजें साफ साफ आपको दिख रही थी कि इसमें 3 डिमांड ये कर रहा है कि जो वैल्यू है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो बियॉन्ड द कंप्रिहेंशन ऑफ कॉमन पीपल हैं, सेम टाइम पे दे आर नॉट बाइंडिंग, और फिर कह रहा था इट्स इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है। तो ये 3 पार्ट बनते थे इसके। हालांकि ये मैंने पेंसिल से लिख दिया है क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा आप मुझे मैनेज करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मेरे हाथ में पेंसिल लगी तो मैंने पेंसिल से इसको बना दिया पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा पेन से ही बनाऊं, ऑब्वियसली उससे अच्छा भी लगेगा। तो फॉर्मेटिंग में क्या तरीका अपनाया जाता है, पहले भूमिका लिखी जाती है जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें आप कोशिश करें कि क्या, यानी कि क्वेश्चन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा गया तो बताना होता है आपको कि वो है क्या, उसके बारे में आप डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन सुटेबल नहीं मिल रही है तो उसके बारे में कुछ अच्छा सा एक कोट दे सकते हैं किसी का कहा हुआ, जैसा कि कुछ लोगों ने किया भी है। उस पर मैं बात करूंगा अभी बाद में, किसने क्या किया वो मैं बताऊंगा। और जो चैनल है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा भी। ठीक है। बट क्योंकि सबको इंडिविजुअल सारी चीजें नहीं बता सकता, इसलिए वीडियो का सहारा मैं लूंगा। ठीक है। तो आप इनको भी देखेंगे, हर क्वेश्चन का मैं एक वीडियो में बनाऊंगा कि आप उसमें क्या बेहतर कर सकते थे। ठीक है।
तो भूमिका में क्या लिख सकते थे, कब और कैसे लिख सकते थे, कब और कैसे हर जगह अप्लाई नहीं होगा, बट इस वाले क्वेश्चन में हो रहा था क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की यहाँ पे बात आती है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में इसको डाल सकते थे। ठीक है, फिर बात आती है विषय वस्तु यानी बॉडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें आपको देखना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो यहाँ पे बॉडी में आप सकारात्मक और नकारात्मक देखते हैं, यानी पहले पॉजिटिव देते हैं, फिर थोड़ा सा उसके बारे में नेगेटिव बात भी करते हैं, जो होता है आप खुद से उसको नेगेटिव नहीं बनाते हैं, बट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होता है कि वो उसको क्रिटिकली एग्जामिन बता करा रहा हो या फिर क्लैरिफाई करा रहा हो, तो उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव यानी हर चीज का कुछ प्रोज और कॉन्स होते ही हैं, कुछ सकारात्मक नकारात्मक बातें होती ही हैं, तो वो बॉडी में आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस भी था, यानी पूछा गया कि इसका जो महत्व भी है, तो ये तीसरा चीज जो है बॉडी में आ जाता। फिर लास्ट पार्ट जो होता है वो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होता है, जिसको वे फॉरवर्ड भी बोलते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या लिखा जाए। तो कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड या निष्कर्ष या सुझाव इसको आप कह सकते हैं। अब इसकी भूमिका क्या होती है कि मान लीजिए आपको 500 वर्ड का क्वेश्चन लिखना है, तो दूसरी दिक्कत ये आती है कि सर या हो तो गया, लेकिन हम इसको कैसे कैसे इसको जस्टिफाई करें, कितना कितना वर्ड्स इसमें लिख सकते हैं। तो यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज है, भूमिका का जो सीधा सीधा मतलब होता है, सिर्फ आप उसके बारे में बहुत कम लिख सकते हैं, तो 10% से भी कम लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको देना है, तो इसमें आप मान सकते हैं कि 50 वर्ड में अगर आप ये लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि 500 वर्ड का आप आंसर करने जा रहे हैं, तो 50 वर्ड यहाँ पे आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जहां यूपीएससी में 200 से 250 वर्ड का आंसर होता है, तो इस पे 20 से 25 वर्ड सिर्फ दिए जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है लिखने का, तो आप इंट्रोडक्शन में 50 वर्ड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट विषय वस्तु की बात आती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो विषय वस्तु को अभी रोक देते हैं 2 मिनट के लिए, आ जाते हैं सीधे निष्कर्ष और सुझाव पे। तो हमने जहां इंट्रोडक्शन यानी भूमिका में 50 वर्ड दिए, वैसे ही आप निष्कर्ष और सुझाव में 75 से 100 वर्ड या 50 से 75 वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, मैं 75 मान के चलता हूं कि 75 वर्ड्स अगर आप दे सकते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छे कुछ सुझाव हैं, निष्कर्ष हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे साइंस एंड टेक के सवाल का आंसर कर रहे हैं, तो वहां पे आपके साथ बहुत सारे सुझाव आपके पास होंगे। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे आंसर कर रहे हैं, तो वहां आपके पास बहुत सारे सुझाव होंगे, क्योंकि साइंटिफिक जो है सुझाव वहां पे मांगता है, साइंटिफिक सॉल्यूशन मांगता है, तो वो आपको सुझाव यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए 75 प्लस 50 125 वर्ड होते हैं। बाकी के जितने भी बचते हैं आपके पास 375 वर्ड्स या 350 वर्ड्स, उनको आप विषय वस्तु यानी बॉडी को, जो है मेन जो उसकी बॉडी है, उस पे खर्च करेंगे। वो मैं अभी बताऊंगा आगे कैसे ये सब लिखा जाएगा, मैंने उसका बनाया है आपके लिए कि आप कैसे समझ पाए। मैं मॉडल आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का कोई मॉडल आंसर नहीं होता है, वो वेरी कर सकता है सबका अपने अपने थॉट प्रोसेस के बिहाफ पे, बट मैं एक तरीका बता दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। लिखना आपने खुद ही है, क्योंकि मेंस में अल्टीमेटली आप ही लिखेंगे, बट मैं आपको इतना हेल्प कर दूंगा कि इसको आप फॉलो करेंगे तो आंसर आपका खुद ब खुद लिखा जाने लगेगा। और अल्टीमेटली मेंस क्या है, आपको खुद ही लिखना है, ये सब्जेक्टिव है, ये सीखना ही होगा आपको, मैं सिखाने के लिए ही हूं यहाँ पे। तो बात करते हैं बॉडी की। इसमें मैंने आपको बताया पॉजिटिव, निगेटिव और यहाँ क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस, तीनों चीजों को आप लिखेंगे तो ये बॉडी हो जाती है, और इस पे आप 350 टू 375 वर्ड्स आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई कि आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। अब हम नीचे आते हैं कि कुछ विशेष, क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप डाटा को यूज करें। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन करंट बेसिस पे है, तो रैंक की बात आप उसमें कर सकते हैं, जिसमें इंडेक्स में रैंक की बात आपको करना जरूरी होता है। स्कीम्स अगर उससे रिलेटेड कोई चल रही हैं, तो वो आपको जिक्र करना होता है। मान लो कोई क्वेश्चन अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया है, तो आप उसमें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, चाहे तो वो स्टेट के लेवल पे चाहे सेंट्रल के लेवल पे, आप उनका अगर जिक्र कर देंगे कि वर्तमान समय में ये स्कीम चल रही है, तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन को आप एक बहुत सॉलिड पॉइंट दे देंगे जस्टिफाई करने के लिए, और एग्जामिनर को लगेगा कि सच में आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, कहानियां लिखने से बात नहीं बनेगी। प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, स्कीम्स या प्रोग्राम, उसका आप जिक्र करेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों ने इसमें प्रयोग भी किया है ग्राफ का इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज में। इसमें कई सारी चीजें कुछ लोगों ने ऐसे बना दिया बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर उसको बहुत सारे एरो के माध्यम से ऐसे समझाया है। तो ऐसे क्या है कि थोड़ा आंसर जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और
एक बोरियत नहीं महसूस होती, टीचर को आसानी होती है ऐसे जो है क्रिएटिविटी को देख के उसको अच्छा महसूस होता है, और ज्यादा चांसेस होते हैं मेंटली लेवल पे साइकोलॉजिकल वे में कि वो एक आध नंबर, 1 या 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा रख दे उस बच्चे की तुलना में जिसने सीधा थ्योरी पूरा लिखी हुई है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो एक पकड़ होती है उसको आप इन्हीं चीजों के माध्यम से जो है उपयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जहां बना सकते हैं बनाइए, ज्योग्राफी में बहुत चांसेस होते हैं, साइंस एंड टेक में बहुत चांसेस होते हैं, फ्लो चार्ट के डायग्राम आप ज्योग्राफी में बनाएंगे ही बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट में आंसर करने की कोशिश करिए, उससे क्या है, पॉइंट में आंसर करने से भी बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ लगे, कि आपने जबरदस्ती वहां उसकी जरूरत भी नहीं थी आपने डाला है, ऐसा ना लगे। डिमांड के अकॉर्डिंग ही इनका प्रयोग करना है। जैसे अब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में डाटा आप क्या डालोगे, आर्टिकल लिख सकते हो, तो आर्टिकल का जिक्र यहाँ पे किया जाना पॉलिटी में जरूरी है, तो आर्टिकल लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई भी स्कीम जबरदस्ती घुसाने लगे, तो जहां जिस चीज की जरूरत नहीं है वो नहीं करना है, ठीक है। बट इनका उपयोग जरूर करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे वो एक फॉर्मेट होता है, मान लीजिए A4 शीट है, तो आप क्वेश्चन को इतना अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे, ऊपर तो क्वेश्चन होगा ही। तो इस तरह जो है आंसर राइटिंग आपकी सीट्स में इस तरह कुछ होनी चाहिए। और मान लीजिए आपने पहला भूमिका यहां से यहां तक लिख दी है, तो फिर इतना जो है छोड़ देंगे, फिर यहां से लिखेंगे, ठीक है, फिर ऐसे आएंगे, फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है पैराग्राफ अलग दिखना चाहिए कि ये आपने यहाँ पे भूमिका लिख दी, ये यहाँ पे आपने बॉडी लिखी है, और फिर बॉडी के बाद यहाँ पे आपने कंक्लूजन लिखा है। तो ये अलग तरीके से एकदम दिखेगा, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा। और जितना ज्यादा प्रेजेंटेबल आपका आंसर होगा उतना ज्यादा साइकोलॉजिकल जो है इफेक्ट, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टीचर पे, एग्जामिनर पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक दो मॉडल आंसर जो मेरे स्वयं के भी लिखे हुए होंगे मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं अब। तो आपने, बहुत सारे लोगों ने सीधे इस क्वेश्चन को लिखा, कई तरीके की ये भूमिका हो सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको मॉडल आंसर के तौर पे मत लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग सबका हो सकता है, सब्जेक्टिव चीजें हैं, बहुत बेहतर भी हो सकती हैं, इससे अच्छी हो सकती है। ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को आप शुरू कर सकते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट था, भूमिका बहुत सारे लोगों की मिसिंग है, एक दो बच्चों ने सिर्फ लिखा है, जिनमें एक एम सिंह जो है, मयूरी का आंसर था, मैं पढ़ रहा था, मयूरी सिंह, उसने बहुत अच्छा कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल राइट हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह उसने शुरुआत की। एक और बच्चे का मुझे याद आ रहा है जिन्होंने फिलिप्स वक्र का आई थिंक जो है जिक्र किया इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक कोट जो उन्होंने कही उस कोट का इस्तेमाल किया, नीचे जो है उसका नाम लिख दिया। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू गिव टू द एग्जामिनर टू इम्प्रेस हिम और हर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ अलग करें सबसे, और यही एक चीज है जो आपको थोड़ा आगे ले जाएगी। और ये एक एक दो दो मार्क्स जो हैं, किसी एक क्वेश्चन में आप एक एक मार्क्स अगर ज्यादा लेते हो तो पूरी कॉपी में 8 मार्क्स अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं तो 8 into 2 16 मार्क्स हो गए, और ये 16 into 2 क्योंकि ऑप्शनल भी होता है, तो 32 मार्क्स अगर ज्यादा हो गए तो ये देखिए आप कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं कहता हूं एक एक भी नहीं, हाफ मार्क्स भी आप एक्स्ट्रा ले आते हो तो भी 16 मार्क्स आप ज्यादा हो जाते हो सकता है आपको डीवाईएसपी मिल रहा हो और 16 मार्क पे आपको एसडीएम मिल जाए, तो बहुत ज्यादा मायने रखता है 0.5 मार्क्स भी यहाँ पे। तो आप ज्यादा जितना बेहतर दिखा पाए अपने आंसर को उतना दिखाइए। फिलहाल हम बात करते हैं भूमिका पे। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि अधिकार एवं कर्तव्य जो है अपृथककरणीय है, यानी राइट जो फंडामेंटल राइट है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये इन सेपरेबल हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और कर्तव्यों के अभाव में अधिकार की कल्पना करना कठिन है। बात समझ में आई? अधिकार एवं कर्तव्य अपृथककरणीय है और कर्तव्यों के अभाव में अधिकार की कल्पना करना कठिन है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ऐसे ही किसी भी स्टेटमेंट का उपयोग आप कर सकते थे यहाँ पे, तो उससे क्या है कि एक शुरुआत बेहतर हो जाती है। आप लोगों ने सीधे क्वेश्चन को लिखा है और सीधे बात करी है कि जो है 42 अमेंडमेंट से जो है स्वर्ण सिंह समिति से ये आ गया। अरे थोड़ा सा लिख देते फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो थोड़ा अच्छा लगता।
गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होता है सब्जेक्टिव आंसर में, जैसे आप चाहे कर सकते हैं, बट एक जो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा एक मसाला जो आप दे सकते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप बेहतर करें, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एक ऐसा कोई कोट हो सकता है, कोई क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। जैसे यही क्वेश्चन अगर फंडामेंटल राइट का होता तो आप वहां पे लिख सकते थे कि फंडामेंटल राइट जो है वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत आवश्यक होता है। समथिंग समथिंग कोई भी कोट हो सकता है, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार के लिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं या उनका होना बहुत आवश्यक है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आप उपयोग करेंगे, ये स्टेटमेंट आप लिख के रख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो आप लिख के रख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं हेल्प कर दूंगा आपकी बाद में, बट अभी आप खुद से करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर मैंने यहाँ पे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, ये बात ऑलमोस्ट सब लोगों ने लिख ही दी है। तो इसको कहीं देखो, एक चीज है, मैं अभी आगे बात करूंगा कि किसी ने पता क्या किया है, स्वर्ण सिंह समिति को पहले लिख दिया है, फिर इस सोवियत संघ से लिया गया, इसको बहुत बाद में लिखा है। तो एक जो फ्लो है वो टूटता है, क्वेश्चन का फ्लो बना रहना बहुत जरूरी है। सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में डालना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मेट को देखिए कि कैसे बनाना है। पहले भूमिका लिखनी है, फिर विषय वस्तु लिखनी है, फिर निष्कर्ष और सुझाव लिखना है। किसी लोग ने तो पहले निष्कर्ष ही लिख दिया है, किसी ने बॉडी पहले लिख दिया, फिर इंट्रोडक्शन आ रहा है। तो ये जो है तरीका नहीं है, उचित तरीका नहीं है आंसर लिखने का, ऐसे नहीं करना है आपने। तो पहले भूमिका ही लिखनी है ताकि एक फ्लो बना रहे। जो फ्लो की बात होती है, वो फ्लो कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेंटेंस कैसे है पे खत्म हो रहा है, की से शुरू हो रहा है, वो नहीं। फ्लो का मतलब है एक ऐसा बहाव आए, टीचर पढ़ता चला जाए, तैरता चला जाए आपके आंसर को पढ़ते हुए, ठीक वैसा करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गई बात, फिर ये भूमिका हो गई। फिर भूमिका में मैंने एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ी कि कब और कैसे। तो ये यहाँ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की यहाँ पे बात हो जाती कि इसमें 10 आए, 2002 में एक और जुड़ गया, 11वां था। तो इस तरह ये बात सबने ऑलमोस्ट लिखी है, ये आंसर चाहे सबने ये बात को रिपीट किया है, सबने बार बार लिखा है, तो इस पे मैं बात नहीं करूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है इतना। फिर हम बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, विषय वस्तु यानी जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का। फिर इसमें आप लिख सकते थे कि मूल कर्तव्य अपने नागरिकों को देश, समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य को संबंधों में प्रेरणा देता है। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, बेसिकली अपने सिटीजन को जो है अपने कंट्री के और जो है सोसाइटी के लिए जिम्मेदार बनाता है, और वो एक रिलेशन को मेंटेन करता है और प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है कि वो अपने कर्तव्यों को भी समझे। फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स जहां उनको मिल रहे हैं, वहीं ड्यूटीज को भी वो समझें कि उनका क्या महत्व है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉडी शुरू कर सकते थे। फिर अब बात आती थी वहीं की जो क्वेश्चन टूटा हुआ था, फिर मेन चीज यहीं से शुरू हो जाती है। हमने पहले बता दिया मूल कर्तव्य यानी फंड, ये भूमिका में आ जाता। अब पहली बात आती, यद्यपि आम लोगों की समझ से परे हैं। तो यहाँ आप लोगों ने बहुत गलती की है, सिर्फ आपने इस बात को लिख दिया कि आम लोगों की समझ से परे हैं। भाई ये मेन पार्ट है। यहाँ पे आपको अगर वो तो टीचर, ये तो खुद एग्जामिनर ही बोल रहा था कि आम लोगों की समझ से परे हैं, आपने भी यही लिख दिया कि आम लोगों की समझ से परे हैं। क्यों समझ से परे हैं वो भी तो बताना था ना आपको। आपने अनावश्यक चीजों को बहुत लिखा है। मैंने देखा कुछ लोगों ने 11 के 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ही लिख दिया। यार वो ये थोड़ा ही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, समझ रहे हो। आपने 11 की 11 डिट्टो छाप दी हैं बुक देख के। मैं गारंटी देता हूं किसी को 11 याद नहीं होंगी, लेकिन सबने आंसर में 11 लिख दी हैं। 11 भाई ऐसा कर, यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आपके पास नॉलेज है, मैं मानता हूं, बट क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर दो अगर अच्छे मार्क्स लेने आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ा ही पूछ रहा था वो कि कौन सी 11 है, वो पूछ रहा था कि ये आम लोगों की समझ से परे हैं। तो आम लोगों की समझ से परे क्यों है, क्योंकि ये अस्पष्ट है, यानी ये क्लियर नहीं है। जैसे कि सामाजिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति की बात यहाँ पे हो रही है। इंग्लिश मीडियम वालों देख लेना, मैनेज कर लेना इसको आप। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मुझे इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए था, बट मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप इसको मैनेज करेंगे। अस्पष्ट है यानी सामाजिक संस्कृति की बात की है, उच्च आदर्श की बात की है, जो बहुअर्थी होता है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना था कि जो सामाजिक संस्कृति है इसका अर्थ जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सबके लिए उच्च आदर्श, आदर्श के पे
जो लेवल है वो इसको व्याख्यायित नहीं किया गया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका उच्च आदर्श सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है क्या तात्पर्य है वो भी नहीं यहाँ पे क्लियर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात की गई है। तो ये आम लोगों की समझ से परे हो जाते हैं ऐसे वर्ड्स की, सामाजिक सामाजिक संस्कृति, उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसलिए आम लोगों की समझ से जो है परे हो जाता है। एक चीज यहाँ पे ये भी लिखी जा सकती थी कि जो कर्तव्यों की सूची है वो पूर्ण भी नहीं है। ये भी एक समझ से परे वाली बात ही है कि जो मतदान की बात इसमें नहीं है, कर अदायगी की बात नहीं है, परिवार नियोजन जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी बात कर्तव्यों में नहीं की गई, जबकि की जानी चाहिए थी। ये भी एक इसका जो है कॉन्स हो सकता था। ठीक है। तो वही बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जितना ज्यादा चीजों को इंक्लूड कर सके, जैसे मैंने देखा जो एक दो बच्चों ने फंडामेंटल राइट्स का जो है लास्ट में उल्लेख किया है, लिंक करने की कोशिश की है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो लिंक किया आर्टिकल 21 के साथ, वो भी बहुत अच्छी बात थी। कोशिश की है कई सारे बच्चों ने, तो वो अच्छा है, उसको आगे बढ़ाएं। बट और भी बेहतर चीजें हो सकती थी। तो मैंने बताया कि आम लोगों की समझ से परे पे आप क्या क्या लिख सकते थे कि सामाजिक संस्कृति, उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनको आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखना था। अनावश्यक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखने का कोई मतलब नहीं था। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बताना ही था एग्जामिनर को, आपके आता है, तो बीच में बनाते फंडामेंटल ड्यूटीज और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते। राष्ट्र ध्वज का जो है सम्मान करना है, और आपको जो है संस्मारकों की ये सुरक्षा करनी चाहिए, आदर्श एंड ऑल जो भी हैं उनकी बात आप छोटे छोटे दो दो पॉइंट सिर्फ उसके बारे में लिख देते, एग्जामिनर को पता चल जाता कि आपको मालूम है। आपने पूरा भाषा ले ली है, विद आर्टिकल आप भाषा लिख रहे हो वहां पे, तो इतना समय थोड़ा ही मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में कि आप एक एक को याद करें और लिख पाए। ठीक है। तो थोड़ा समझिए चीजों को, अभी शुरुआत है इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, इतना डिटेल में मैं बात नहीं कर पाऊंगा आगे। बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं में आप क्या लिख सकते थे कि जो इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट जो है इन्फोर्स नहीं कर सकता है, नॉन जस्टेबल है यानी गैर न्यायोचित है, और व्यक्तिगत इच्छा पे निर्भर करते हैं, यानी क्या है कि व्यक्ति अगर नहीं चाहता कि वो कुछ किसी ऐसी चीज करे तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई उसको कैसे फोर्स कर सकता है। मान लीजिए वो अपमान नहीं कर रहा है राष्ट्र ध्वज का, तो उसको पनिशमेंट थोड़ी किया जा सकता है। ठीक है। तो व्यक्तिगत इच्छा पे भी निर्भर है, इसी बाध्यकारी नहीं है, ये बात आपको लिख सकते थे। यहीं पे आप एक चीज ये लिख सकते थे, अंत में मैं बात में करूंगा इस पे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाध्यकारी नहीं है, विधायिका जो है कानून द्वारा बाध्यकारी घोषित कर सकती है, जैसे राष्ट्र ध्वज के सम्मान को किया गया। तो ये अंत में लिखा जा सकता था, मैंने इसको यहाँ इसीलिए बताया कि फिर से मुझे आपको कोट करने में दिक्कत होती। तो जब आप इसका महत्व बताएंगे और कॉन्क्लूजन देंगे, वहां पे आप इसको लिख सकते थे कि ऐसा नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, विधायिका जो है समय समय पे यानी लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना के इनको बाध्यकारी घोषित भी कर सकती है। और ऐसी स्वर्ण सिंह समिति ने भी सिफारिश की थी कि इसको बाध्यकारी किया जाए, बट नहीं किया गया। लेकिन विधायिका समय समय पे जब जरूरत महसूस करती है तो इसको कर देती है। ठीक है। चलिए अब आ जाते महत्व पे, जो तीसरा महत्वपूर्ण पाठ था कि महत्व क्या है। तो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धति पर आधारित हैं, और ये लोगों को जो है समझ आते हैं, ऐसा नहीं है कि थोपा हुआ सा लगते हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं संस्कृति से। मूलभूत शब्द का प्रयोग किया इसलिए मूलभूत भी हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज के समय में कितना जरूरी है, इसको जो है मयूरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसको रिफर कर सकते हैं इस चीज के लिए। सिर्फ मयूरी ने जो मिस किया है वो यही किया कि उन्होंने एक तो ये बाध्यकारी वाले जो डिबेट है इसको अच्छे से उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें उन्होंने ठीक से की हैं कवर। तो एक आंसर जो मैं कह सकता हूं कि अच्छा लेवल पे था, वो मुझे मयूरी का ही लगा। एक दो और थे हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर, वो भी ठीक थे, उस पे भी मैं बात करूंगा। और मेरिट तो लगेगी वीकेंड में, तो पता चल जाएगा कि किसका किस लेवल पे था, क्योंकि अभी पर्सनली सबके बारे में बात कर पाना मुश्किल है। उनका मैंने आंसर देखा और मुझे पसंद आया, इसलिए यहाँ पे जिक्र कर दिया है। और किसी से मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, कभी सोचो कि हमारा क्यों नहीं कोट किया है। कोट सबका करूंगा, बट मैं आपको जब फाइनल वीकली जो है मेरिट लगाऊंगा तब मैं उस पर बात भी करूंगा आपसे। ठीक है।
तो ये महत्व की बात चल रही थी, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, पौराणिक कथाओं धर्म पद्धति पर आधारित हैं। और वो जो जितने भी ड्यूटीज की बात की हुई है, चाहे तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो, बंधुत्व की बात हो, सामाजिक संस्कृति की बात हो, वो भी इस पे आप अच्छे से डिक्टेट कर सकते थे जित अपने क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग। नागरिकों के लिए है ये, विदेशियों के लिए नहीं है। अतः उन्हें कर्तव्यों से अवगत कराते हुए उन्हें अनुशासन और प्रतिबद्ध करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को ये भी लगता है कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक जैसे नहीं है। नागरिकों के लिए इसे सिर्फ ये कर्तव्य है, तो नागरिकों को ऐसा भी लगता है कि वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। ठीक है, तो नागरिक चूंकि वो इनको अब करते हैं, तो उनको लगता है कि उनका भी राष्ट्र निर्माण में, भारत निर्माण में अपना योगदान है, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ चेतावनी भी जारी करते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको पनिश किया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को जलाने या कुछ उसका नुकसान करने की कोशिश करते हो तो भी पनिश किया जा सकता है। ये वाला जो है पॉइंट सबके में मिसिंग है, किसी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि चेतावनी भी जारी करते हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को कि आपने क्या क्या मिस कर दिया है, और मेरा मकसद यही है कि मैं आपको समझा पाऊं कि आंसर कैसे लिखना है, और मैं उम्मीद करूंगा आगे जो है आप और अच्छा कर पाएंगे। निष्कर्ष में फिर आ जाते हैं वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, कर्तव्य बताते हुए अनुशासन में रखने का कार्य करते हैं। तो ये एक लाइन हो सकती थी, ये डिपेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है। ये सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये कोई मॉडल आंसर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस मैंने बताया कि क्या पॉइंट आप डाल सकते हैं, कहाँ पे क्या पॉइंट डालना है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मूल कर्तव्य गैर बाध्यकारी होते हुए भी लोगों के नैतिक आदर्शों के विकास, राष्ट्र भावना के विकास, सामाजिक समानता आदि में सहायक है। यानी सोशल इक्वेलिटी और जो नेशन के प्रति जो आपकी भावना है उसके डेवलपमेंट में, नैतिक आदर्श जो नहीं मॉरल जो आदर्श हैं आपके लिए उसके डेवलपमेंट में, और गैर बाध्यकारी होते हुए भी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया है, वो इससे पहले कर सकते थे, बट जो लास्ट वाला जो लाइन है वो ऐसी हो कि पता चले कि आपका आंसर खत्म हो गया है। कुछ लोगों का मैंने देखा है पढ़ते पढ़ते आंसर खत्म, पता ही नहीं लग रहा है कि आंसर खत्म हो गया, ऐसे लग रहा है समथिंग इज मिसिंग। तो अपने आंसर को हमेशा ऐसे खत्म करिए कि लगे कि खत्म हो गया है। जैसे कि इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि मूल कर्तव्य गैर बाध्यकारी होते हुए भी लोगों के नैतिक आदर्शों के विकास, राष्ट्र भावना के विकास, सामाजिक समानता आदि में सहायक हैं। तो यहां लग रहा है कि हाँ ठीक है, आंसर जो है क्लोज हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि आंसर जो है एग्जामिनर का जो माइंड सेट हो जाता है वो इंट्रो आपने कैसा दिया उस पे, और फिर कंक्लूजन कैसा दिया उस पे। कई बार एग्जामिनर बहुत हरी में होता है, बहुत जल्दी में होता है, तो वो इंट्रो और कंक्लूजन देखता है, और बीच में जो आपने कोट लिखा है या जो आपने क्रिएटिविटी की है उसके बिहाफ पे आंसर दे के निकल लेता है। आंसर को पढ़ना नहीं चाहता है कई बार टीचर, तो कोशिश आपने करनी है, आपको उसको फोर्स करना है कि वो आपका आंसर पढ़े। और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि टीचर आपकी कॉपी देखते ही पढ़ने पे मजबूर हो जाए, वो क्रिएटिविटी आपको अपने आंसर में लानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना होगा बाकी सबसे। अब वो कुछ क्या अलग करेंगे आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बहुत जरूरी है काम करना। बॉडी मैंने आपको समझा दिया है, पहले आप पॉजिटिव लिखेंगे। 60% अगर बॉडी की सिर्फ बात कर रहा हूं, अगर आप बॉडी बॉडी में लिख रहे हैं 300 वर्ड, तो आप कोशिश करेंगे 70 से 80% आप पॉजिटिव ही लिखेंगे, और 20% में नेगेटिव लिखेंगे। और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती आप नेगेटिव बना दें। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो ही बात करें, जबरदस्ती किसी चीज को नेगेटिव बनाने पे आमादा ना हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो जो है रिलेटेड होगा पर्टिकुलर एग्जाम से और उस गवर्नमेंट से, तो वो बिल्कुल आलोचना व्यर्थ की पसंद नहीं करेगा। और आप भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप जो है निगेटिव जो है थॉट प्रोसेस के साथ नहीं जा सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही दिखाना है आंसर में। ठीक है, तो ये आज का एक मॉडल आंसर था जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। कल फिर से मैं एक आंसर आपको मॉर्निंग में दूंगा, फिर हमारी कल एक और परसों वीडियो आ जाएगी, और इसी तरह हमारा ये क्रम चलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो
सब्सक्राइब कर लीजिए क्रैक नाउ को, और वहीं से टेलीग्राम के नीचे ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं और मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम जो कि निःशुल्क मैं आपके लिए चला रहा हूं, इससे आप जुड़ के लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और जितना भी मैं आपको बता रहा हूं वो पसंद आ रहा है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि मुझे भी लाभ मिल सके और मुझे भी अच्छा फील हो कि मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है और आपको पसंद आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।